हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और आपके लिए रामबाण साबित होने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मेरे साथ में जुड़ जाइए और रोज़ 8 बजे ये क्लास लीजिए ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो सके और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और आपकी बार सिलेक्शन पा सके। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जहाँ पर भी आप फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा, ठीक ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। दोस्तों एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। चलिए देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक की बात करें दास कैपिटल, तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 1867 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, काउंट करते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत, ताकि आपको एक अपना लेवल पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में सारी के सारी क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है पीटीटी बीएसटीसी में। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर अकबर अपना धार्मिक, ठीक है ना, धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था बताइएगा दोस्तों? जोधा भाई महल, पंच महल, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाज़ा, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी बताया है इबादत खाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? इबादत खाना, ठीक है ना, या फिर आराधना गृह आप इसको बोल सकते हैं। इसकी स्थापना है जो कि 1575 में की गई थी और इसमें है जो कि ये अपने धार्मिक जो भी ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दोरा, सूरजगढ़ या फिर कन्नौज या फिर चौसा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी सी बताया है कन्नौज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमने क्या देखा था दोस्तों? बिल्कुल कन्नौज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सत्याग्रह में 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं बताइएगा दोस्तों? सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो आपके स्वरूप हैं वो कौन से हैं बताइएगा दोस्तों? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए सत्याग्रह की बात करें तो आपने सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा, असहयोग आंदोलन, सविनय और अवज्ञा यहाँ पर और बहिष्कार, ये 3 यहाँ पर स्वरूप थे सत्याग्रह के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बता दीजिए दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बहराम शाह या फिर आराम शाह है, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है नासिरुद्दीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? बता दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश, करेक्ट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। डी यहाँ पर होगा इल्तुतमिश। क्या दोस्तों? इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? महेंद्र वर्मन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइएगा दोस्तों। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइएगा दोस्तों। कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, बीजी तिलक या फिर वी.डी. सावरकर? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वी.डी. सावरकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना, केसरी का संस्थापक कौन था? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? बताइएगा दोस्तों। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक हैं जो कि महात्मा गांधी थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? क्या दोस्तों? किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने, ठीक है ना। लोकहितवादी यहाँ पर किसे कहा जाता है बता दीजिए दोस्तों। गोपाल हरि देशमुख, R.G. भंडारक या फिर महादेव गोविंद रानाडे या फिर B.G. तिलक? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोपाल हरि देशमुख बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सेना नायक निम्न में से कौन था? बहादुर शाह जफर, बख्त खां, तात्या टोपे, नाना साहब? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बख्त खां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। 11 मई 1857, क्या दोस्तों? 11 मई, ठीक है ना, 11 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, और इसी समय तख्त खां ने मुगल सेना नायक को रूप में है जो कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व है जो कि संभाला था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, दीनसा एदल जीवाचा या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर व्योम चंद्र बनर्जी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइएगा दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा दोस्तों। महात्मा गांधी, गोपाल हरि देशमुख, B.G. तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना।
और 1905 में की कब दोस्तों? 1905 में की, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के समय ना। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था बताइएगा। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था बताइएगा। प्लेटो, मैकियावेली, जॉन लॉक या फिर कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जॉन लॉक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जॉन लॉक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ठीक है ना। ये राजनीतिक विचारक थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन, ठीक है ना, पॉपुलिस्ट आंदोलन आपके अराजकतावाद के यहाँ पर जो संस्थापक सदस्य कौन थे बताइएगा दोस्तों। जो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन थे बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर ध्यान से आप आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद करना है, और एक बार याद नहीं होता तो बार बार आप देखिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए सुनने से भी याद होता है, पढ़ने से भी याद होता है, ठीक है ना। पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मिखाइल बैक्यूलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए। देखिए इतने से बच्चे हैं अभी तक, क्लास को शेयर कीजिए। 300-400 पार होना चाहिए दोस्तों, है ना। 300-400 पार होना चाहिए यहाँ पर आंकड़ा। चलिए भारत का सुदूर, क्या दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु है बताइएगा दोस्तों। भारत का पश्चिम का बिंदु आपको बताना है, बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर, देखिए जो आपका सुदूर है, ठीक है ना, सुदूर पश्चिम का बिंदु है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर गुजरात में आपका ये सुदूर पश्चिम का बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है और आपको ध्यान रखना है। चलिए सुदूर मतलब कि सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश तथा बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है बताइए दोस्तों। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय का पठार, या बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार मेरे प्यारे दोस्तों 530 इसकी लंबाई है और 390 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। के साथ प्रायद्वीप लगभग है जो कि 150,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1.5 आपके यहाँ पर 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो कि फैला हुआ है, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर हम बात करें तो इसकी उत्तरी सीमा है जो कि अरावली, और दक्षिणी सीमा है जो कि विंध्याचल जो श्रेणी है उसके है जो कि यहाँ पर जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो कि फैली हुई है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी होती है या फिर कैसे बनी है बताइएगा दोस्तों। तलावचन द्वारा, तलोचन द्वारा, या फिर स्वस्थाने अपक्षयण द्वारा, या फिर अपवर्तन द्वारा, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी तलोचन द्वारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में उत्तरी मैदानों की जो मृदा है सामान्यतः तलोचन द्वारा है की बनी है। उत्तरी मैदानों का जो निर्माण है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है। क्या दोस्तों? मलबे से हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? तलोचन द्वारा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी
के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी कावेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्र जलप्रपात आपकी कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। क्या दोस्तों? मांड्या जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। कौन? शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुडी, अनाईमुडी, कालसुबरी या फिर आपका मलयाईगिरी या फिर कंचनजंगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ याद आया आपको? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित आपका यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार महज की सर्वोच्च शिखर आपका अन्नामुडी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है ना। चलिए, और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, आपको ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? घेरना, निकालना, पूर्ति करना या फिर ऊपर रखना? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा। देखिए पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घेरना। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों घेरना, ठीक है ना। एनवायरमेंट, ठीक है ना, एनवायरमेंट सुना ना आपने, तो उसमें यहाँ पर जो कि ये फ्रांसीसी भाषा का यहाँ पर एक शब्द है जिसका यहाँ पर अर्थ होता है चारों ओर से घेरना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल घेरना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के स्थानीयकृतिक यहाँ पर स्थानीयकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनता है, बताइएगा दोस्तों। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। देखिए यहाँ पर बात करें दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना है जो कि 1767 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और तो क्या यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, बताइए। कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरामंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। पूर्वी तटीय यहाँ पर बोला गया है तो बिल्कुल कोरामंडल तटीय मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ताकि सभी विद्यार्थी और भी जुड़ सके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों मतलब कि शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है, आंसर दीजिएगा ना। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिर बायो रिजर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? गिर बायो रिजर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सॉरी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर गिर बायो रिजर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। क्या दोस्तों, गिर से आपको गुजरात याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है, समुद्र तल में की वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, और तट रेखा में की परिवर्तन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है बताइएगा दोस्तों। इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा दोस्तों ना, तो मैंने कई बार आपको बताया है ओजोन परत में जो छिद्र है आपको दिखा वायुमंडल में जो बताया गया है वो अंटार्कटिका, क्या दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर है जो कि बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के काल में को हिंदी साहित्य का या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर या फिर बाबर। करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम जो आपका यहाँ पर है, अकबर की जो अत्यधिक दिलचस्पी थी वो हिंदी काव्य में थी, और आपको ये ध्यान रखना है वह उसका पोषण है जो कि करता था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लास को शेयर भी कर दिया ना। मुगल सम्राट अकबर के समय में निर्मित प्रथम इमारत कौन सी थी दोस्तों बताइएगा। फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला, या फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली, या फिर जहांगीर महल। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है एक ऐसी इमारत है जो कि जिससे स्थापत्य को एक नई दिशा है जो कि दी गई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तबकाते नासिरी का लेखक निम्नलिखित किस शासक का समकालीन था बताइएगा दोस्तों। तबकाते नासिरी का लेखक है जो कि किस यहाँ पर शासक का समकालीन था बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बलबन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बलबन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, काउंट करते रहेगा ना, काउंट करते रहेगा ताकि आपको यहाँ पर अपना लेवल पता चल सके, और क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा टेस्ट लगेगा, तभी आपको मज़ा आएगा और पूरा आनंद आने वाला है। जो भी गलत हो रहे हैं, जिनके भी ज़्यादा गलत हो रहे हैं, निराश नहीं होगिएगा, पूरा का पूरा क्लास देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की समाधि किस स्थान पर है बताइएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो समाधि है वो कहाँ पर है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उच्च कोटि के संत थे, और इनकी समाधि है जो कि दिल्ली में आपकी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे दोस्तों बताइएगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पाणिनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। क्या दोस्तों, पाणिनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। मैनचेस्टर किसे कहते हैं बता दीजिए जल्दी से। मैनचेस्टर किसे कहते हैं राजस्थान का, जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर किधर चला गया। चलिए कौन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का जो आपका है, ठीक है ना, सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है, और यहाँ पर कि भीलवाड़ा को सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण जो कि मैनचेस्टर कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है ना, मैनचेस्टर कहा जाता है राजस्थान का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। टसर मतलब कि आपका कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम 1986
किस जिले में प्रारंभ किया गया बताइए दोस्तों, किन जिलों में प्रारंभ किया गया बताइएगा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, रेशम की खेती के प्रकार यहाँ पर हम बात करें तो मुरबेरी, एरी, टसर एवं मूंगा, ये क्या है दोस्तों, रेशम की खेती के प्रकार हैं, ठीक है ना। और राजस्थान में रेशम के उत्पादन के लिए टसर जो कृषि है वो की जाती है, ठीक है ना। भारत में रेशम कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, आपका तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। पर्यावरणिक असंतुलन का कारण क्या है, पर्यावरणिक असंतुलन का कारण क्या है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, भोगवादी प्रवृत्ति, ठीक है ना, ये है। और एक है आपका उपयुक्त सभी, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा, तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों पर्यावरणिक असंतुलन का कारण क्या है, तो ये सारे के सारे हैं, मतलब कि उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। जो भोगवादी सोच है, भोगवादी प्रवृत्ति है, आपका पर्यावरणिक चेतना का अभाव है, ये सारे के सारे यहाँ पर कारण हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य से हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा जो स्तर है वो सुरक्षित रहता है बताइएगा दोस्तों, कौन सा जो स्तर है वो सुरक्षित रखता है बताइएगा दोस्तों पृथ्वी को। करेक्ट आंसर की बात करें तो ओजोन स्तर, जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से जो सूर्य से आती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह को ओजोन परत पाई जाती है बताइएगा दोस्तों, किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में होते हैं। कब दोस्तों, क्षोभ मंडल। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हीरे की जो आपकी खान है वो राजस्थान में कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा सबसे पहले। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, केसर पूरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा दोस्तों, शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है डूंगरपुर व बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर आपकी वर्षा है जो कि होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। हमीर महाकाव्य की रचना है जो कि किसने की थी दोस्तों बताइएगा, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी नयन चंद्र सूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किरतार बावनी के लेखक कौन है दोस्तों बताइएगा, किरतार बावनी के लेखक कौन है बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दुर्सा आड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थानी में कितनी देसी रियासतें थी बताइएगा दोस्तों, कितनी देसी रियासतें थी बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, 19 रियासतें थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हिचकी है एक प्रसिद्ध, हिचकी क्या है दोस्तों बताइए जल्दी से, देशी खेल है, लोकवाद्य है, या फिर लोकगीत है, या फिर लोक नाट्य है, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लोकगीत है दोस्तों। क्या दोस्तों, हिचकी क्या है, लोकगीत है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षय तृतीया है जो कि मनाई जाती है, अक्षय तृतीया है जो कि कब मनाई जाती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वैशाख, क्या दोस्तों, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, चूंपा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी दांत में पहना जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदिवासियों में जो आपका कटकी वस्त्र है जो कि कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों बताइएगा, बताइएगा दोस्तों, जो कटकी वस्त्र है वो कौन पहनता है बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर ए, अविवाहित जो युवतियाँ होती हैं उनके द्वारा ये वस्त्र जो कि पहने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है, बताइए दोस्तों। मालवी बोली मालवी में बोला जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़, कोटा और आपका प्रतापगढ़। कपास की फसल के लिए राज्य में यहाँ पर जो कि कौन सी मिट्टी क्षेत्र में जो कि अधिक उपयुक्त होती है, बताइए दोस्तों। तो ये तो आप सभी जानते हैं, मध्यम काली मिट्टी, ठीक है ना। मध्यम काली मिट्टी है जो कि बिल्कुल उपयुक्त है कपास के लिए। तो यहाँ पर हमने पूरी के पूरे 50 क्वेश्चन किए मेरे प्यारे दोस्तों। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 50 में से, कमेंट करके अपनी ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर ही आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको लिंक PDF है और जो कि मिल सके। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।